सर आपने ये बार बार आपने बताया कि हैरी मार्कोविट्ज जो नोबेल प्राइज विनर है उसकी मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी है, तो वो थियरी के पीछे का साइंस क्या है एसेट एलोकेशन का, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको तो पॉपुलर चीजें मालूम है कि टर्म और म्यूचुअल फंड बेचो, तो उसके बारे में जरा बताइए आप। तो हैरी मार्कोविट्ज है ना, उसको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? क्योंकि उसमें ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बेसिकली और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा काम किया है। तो उनका कहना क्या है कि बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमको पिक करना चाहिए और कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये दो चीज़ के ऊपर लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। अभी ना साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक है, उसमें उन्होंने स्टडी किया था कि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके 5 साल पहले या कुछ 8 साल पहले और उसके 8 साल बाद, इसके बीच में एक स्टडी हुआ था। तो उसमें 3 प्रकार के लोग पाए गए। एक वो लोग जिन्होंने सब तीनों ने एक ही साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। एक वो लोग थे जो डिप्रेशन में सब पैसा निकाल दिया, फिर डिप्रेशन के बाद वापस धीरे धीरे चालू किया। एक वो बंदा था जिसने डिप्रेशन हो या सप्रेशन हो या कंप्रेशन हो, वो अपना जो है वो चालू किया। तीसरा, और वो कंटिन्यूस रहा। और तीसरा वो बंदा था, वो ऐसा सोच रहा था कि अभी मैं मार्केट देख रहा था, इंस्ट्रूमेंट देख रहा था, कौन सा शेयर देख रहा था, कौन सा, ऐसा मतलब वो करते करते अपना वो इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसा 3 जो लोग हैं उसका साइकोलॉजी ऑफ मनी में दिया है, और उसमें से ये पाया गया कि सबसे बेस्ट या सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है वो बीच में वाले को मिला, जिसने भले आंधी आए, तूफान आए, स्टेबिलिटी आए, कुछ भी आए, उसने अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखा, अपना टाइम पीरियड जो है फिक्स रखा, और वो टाइम पीरियड के बाद एंड में उसका जो गोल था वो कंप्लीट हो गया। तो हैरी मार्कोविट्ज का थ्योरी भी यही बताती है कि आप अगर ये डिसाइड करेंगे ना कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा विनिंग शेयर है, जैसा कौन सा घोड़ा विनिंग है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं मिलेगा। बहुत ही कम 2% लोगों को उसमें बेनिफिट हो जाता है कि वो नॉर्मल थियरी से उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। दूसरा जो है प्रकार के लोग हैं जो मार्केट को टाइमिंग लगाते हैं कि आज करूं कि कल करूं, ऊपर जाए तो बेचूं, या मतलब तो मार्केट को टाइमिंग करने का जो लोग सोचते हैं उसका भी बाकी लोगों के तुलना में खाली 2% लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिला। बट उसमें देखो मेहनत कितनी है, और 2% मतलब 98% उसमें फेल हो गए। तो उसमें कैच करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, कौन सा घोड़ा जीतेगा, ये अगेन मतलब है बहुत सारे पैरामीटर्स, बट वो एक चीज़ है। और या मार्केट ऊपर जाएगा, उसको टाइमिंग को मार्क अगर हम करेंगे तो वो दूसरी चीज़ है। बट हैरी मार्कोविट्ज ये बताता है कि बेसिकली आपका कौन सा एसेट पिक करना, कौन से टाइम पे पिक करना, उसका आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में और आपके गोल अचीवमेंट में खाली 2% का डिफरेंस है। 2% का मतलब 2% का फायदा है, बाकी लोगों को फायदा नहीं होता है। बट 92% लोगों को एसेट एलोकेशन से फायदा होता है, जो कभी सोचते नहीं है, कभी टाइमिंग नहीं करते या कभी कोई इंस्ट्रूमेंट को देखते नहीं, वो बस अपना एक पहला सिलेक्शन प्रॉपर करके एक कंटिन्यूस अगर वो करते रहते हैं, 2-4-5 साल में एक बार जस्ट रिव्यू करते हैं, तो उनका जो है वो बहुत ही सोने पे सुहागा बन जाता है। तो शॉर्ट में मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पीक पे सेल करना, बॉटम पे बाय करना, और वो प्रेशर में रहना कंटिन्यूसली, वो टाइमिंग करने के, वो सब करने से कंसिस्टेंसी से एवरेज करना बहुत ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर। पोर्टफोलियो थियरी जो आपने बताया हैरी मार्कोविट्ज का, उसका पूरी उसकी थियरी और जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, उसका तर्क क्या है? मतलब तो बेसिकली तर्क ये है कि हैरी मार्कोविट्ज को क्या पता चला, मतलब एक सिंपल बात पता चली कि आपका जो रिस्क है ना, वो एसेट बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, वो पोर्टफोलियो बेस्ड है। मतलब कैसा है कि वो झुंड जो पूरा सब एसेट्स को एक साथ रख के रिस्क आ जाता है। ओके, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब एसेट के लेवल पे या प्रोडक्ट के लेवल पे रिस्क नहीं होता है। अभी रिटर्न जब आता है तो रिस्क भी आ जाता है। तो उन्होंने वो एक ये डिसाइड किया। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी एसेट्स आपके पोर्टफोलियो में है उसका को रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब हर एक का ऑपोजिट या अलग साइकिल होना चाहिए। तो सब प्रोडक्ट्स का अगर साइकिल अलग अलग है, वो एक उन्होंने ये देखा। और वो अलग साइकिल वाले अलग प्रोडक्ट्स अगर हम एक साथ एक पोर्टफोलियो में डालते हैं तो दो चीज़ होता है, एक तो पोर्टफोलियो का पूरा रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, और आपका रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, और आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर टोटल एसेट्स एक ही सिंक में अगर नहीं जा रहे हैं तो वो एक्चुअली बेटर है। सब एसेट अलग अलग डायरेक्शन में जाने चाहिए, तो उनको सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत कम होता है। वही उनका मेन फाइंडिंग रहा है, जो अभी तक किसी ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया था। राइट। ओके। सर, ये जो मार्कोविट्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में बात की है, तो वो जरा आप विस्तार से बताइए ना। देखो क्या है ना, उसको एक्सप्लेन अगर करना है ना तो उसका मतलब ये है कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसमें एक रिस्क होता है, या रिस्क होता है और रिटर्न होता है। ओके, रिस्क तो उसको बोलते हैं रिस्क, पोस्ट रिस्क रिटर्न। ओके, तो वो क्या कहता है, पोस्ट रिस्क जो रिटर्न है, मतलब जितना हायर आपका रिटर्न है उतना हायर रिस्क है। बट अगर आप अल्टीमेट अगर आप एलोकेशन करते हैं, अलग अलग साइक्लिकल प्रोडक्ट्स अगर एकत्रित करते हैं तो उनका क्या रहता है ना, रिस्क कम होते जाते हैं। भले रिटर्न बहुत कम नहीं होते बट रिस्क बहुत कम होते जाता है। तो रिस्क कम होते जाते जाते तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रिस्क एकदम मिनिमम रहता है और रिटर्न ऑप्टिमल रहता है। उसको उसने एफिशिएंट फ्रंटियर कहा है। तो एफिशिएंट फ्रंटियर में सिंपल क्या है, मतलब उसको अगर समझने का बात यह है कि मार्कोविट्स के मॉडर्न पोर्टफोलियो के वजह से एक बात ये तय हो गई कि आपके पोर्टफोलियो में आप रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, जो अभी भी किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। आदमी हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचता था, रिस्क और रिटर्न, बट उन्होंने क्या कहा कि आपका रिस्क कभी भी इंडिविजुअल एसेट या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता है, वो पोर्टफोलियो पे होता है। वो उनका एक ये है। तो वो रिप्रेजेंट्स, मतलब पोर्टफोलियो का रिप्रेजेंट, रिस्क जो है पोर्टफोलियो का रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम रिटर्न जो है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क में जो मैक्सिमम रिटर्न आता है उसको मॉडर्न पोर्टफोलियो में उन्होंने एफिशिएंट फ्रंटियर करके कहा है। तो एलोकेशन जो है ना, ये मैथमेटिकल है, इमोशनल नहीं है। एलोकेशन जो है वो मैथमेटिकल है, इमोशनल नहीं है। तो वो मार्कोविट्स ने इमोशन उसमें से निकाल के मैथ्स उसमें डाला, वो उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात। राइट। सर, तो इसका मतलब स्टॉक को जो हम सिलेक्ट करते हैं, एक एक शेयर्स को स्टडी करना, ये वो इतना इम्पोर्टेंट है क्या फिर? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए। बिकॉज क्या है, देखो एक सिंपल, मुझे क्या लगता है ना आशीष, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बार बार वो टॉपिक आ रहा है। मुझे क्या लगता है, परिणाम जो है ना, आउटकम इम्पोर्टेंट क्या है, अपने को परिणाम है। बीच में जो भी होता है वो अलग चीज़ है। हमारे पास पर्याय अलग अलग है, बट अल्टीमेटली जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो परिणाम के लिए। तो मार्कोविट्स क्या कहता है कि भले आपका डिस्कशन बहुत हो, बट आपका परिणाम जो है, परिणाम इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो गोल आपने डिसाइड किया है वो गोल का फंडिंग आपका होना चाहिए। करेक्ट? तो वो फंडिंग अगर होना चाहिए, हम उसको प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऊपर है, मतलब मार्केट ऊपर है तो एकदम एक्साइटेड होना, मार्केट डाउन है तो एकदम रोने लगना, वो भी नहीं होना चाहिए। तो रिसर्च ये बताता है ना, रिटर्न जो है ना, ये लार्जली एसेट एलोकेशन से डिपेंडेंट है। क्योंकि ये मार्कोविट्स ने ये देखा कि एक्चुअली आपका इंडिविजुअल एसेट का रिटर्न इंडिविजुअल रिस्क के ऊपर नहीं होता है। जो रिस्क है वो पूरे पोर्टफोलियो को सिलेक्शन में ये है। तो जो लोग ना ये सोचते हैं कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक पिक करूं, ये उठाऊं, ये बेचूं, वो करूं, उनका लाइफ में कभी भी लॉन्ग टर्म में कुछ भी ये नहीं होगा। उनका परिणाम
जो चाहते, बिकॉज अल्टीमेटली परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारा गोल्स अचीव होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सब करने वाले लोगों का परिणाम ये होगा कि उनका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा। सिंपल है, वही बात है। ओके। सो पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप और डिटेल में समझा सकते हैं? देखो आशीष, मैं आपको सिंपल बात अभी करूँगा। सपोज एक सिंपल चीज़ है, ओके। एक दिन क्या है ना, मैं ऐसे खाना खाने के लिए बैठा था और मेरे वाइफ ने वो चपाती ला के प्लेट में रख दिया और मैं बैठ गया था। मैं सोचा अभी भाजी आएगी, कुछ आएगी, तो समय तक देखा तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने पूछा, अरे वो खाना आप परोस रही थी, क्या हो गया? तो बोला हाँ, कम हो गया क्या? तो लाके और 2 चपाती। फिर और थोड़ा देर में रुक गया, उसके बाद और 2 चपाती ले। तो क्या है ना, मेरा तो दिमाग हट गया। मैं बोला ये क्या है, खाली चपाती दे? तो बोला हाँ, क्यों? बोला नहीं, खाली चपाती से कैसा चलेगा, मेरे को भाजी भी चाहिए, मेरे को सैलेड भी चाहिए, मेरे को पापड़ भी चाहिए, मेरे को अचार भी चाहिए। तो जब हम एक थाली में खाना खाते समय इतना सारा चीज़, क्योंकि क्या है, खाते समय आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, आपको थोड़ा फैट्स की भी ज़रूरत है, मतलब कितना सारा चीज़ की आपको ज़रूरत है। सो सिमिलरली क्या होता है ना, आपका ये पोर्टफोलियो में ग्रोथ एसेट भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी एसेट भी होना चाहिए, लिक्विडिटी का बफर भी होना चाहिए और आपका एसेट एलोकेशन भी होना चाहिए। तो बेसिकली इक्विटी, डेट, लिक्विडिटी। तो इक्विटी क्या करती है, आपको ग्रोथ एसेट देती है। डेट आपको क्या करती है, स्टेबिलिटी एसेट देती है। जो आपका लिक्विडिटी है, जैसा एफडी वगैरह जो आप लिखे हो, लिक्विडिटी दे। तो ये सब जैसा खाने के जैसा अलग अलग चीज़ हमारे हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए। नहीं तो आप सोचो ना, खाली चपाती आप जिंदगी भर खाते रहेंगे तो क्या होगा। मतलब ये एडवाइजर को सोचना चाहिए। मुझे अभी और कैसे मैं समझाऊँ ना, वो मेरे को समझता नहीं है कि बेसिकली हमारे, अच्छा बैंड में देखो, खाली कोई गिटार लेके अगर करेगा तो नहीं मज़ा आएगा। आपको ड्रम भी चाहिए, गिटार भी चाहिए आपको, मतलब इतना सारा पूरा, तभी वो ऑर्केस्ट्रा बनता है। Right. तो मार्कोजिट्स ने जो पोर्टफोलियो बोला, वो पोर्टफोलियो ऑर्केस्ट्रा का बात किया, एक ड्रम या एक गिटार की बात नहीं किया। तो मुझे लगता है आशीष, ये एग्जाम्पल से ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली एडवाइजर्स को साइंस, स्ट्रैटेजी और इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों चीज़ अगर करना है तो एडवाइज़र के लिए आप सिंपल, अगर उसको काम करना है, वो समझो आपकी बात सुन के फॉलो करने वाले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला साइंस। राइट। साइंस मतलब जैसा मार्कोविट्स की जो थियोरी है वो साइंस है हमारे लिए। उसको नोबेल प्राइज मिला है। मतलब कोई भी ऐसा उसके ऊपर संदेह नहीं कर सकता है और हमको संकोच भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली साइंस पहला आता है। मतलब बेसिक साइंस क्या है कि पोर्टफोलियो के लेवल पे रिस्क होता है। तो आपका पोर्टफोलियो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर से अगर एडवाइज़र अगर उसको बनाता है और उसमें अगर स्ट्रैटेजी आती है, जैसा आपका प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप, ये कैलकुलेट करना, ये स्ट्रैटेजी है। तो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, उसमें आप एसेट एलोकेशन करते हो। तो कस्टमर के साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहला उनको एलोकेशन का साइंस समझाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी फेल होते हैं। मतलब अगर आप कोई ऑर्केस्ट्रा देखने जाए और उसमें खाली गिटार रहेगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब तो इंस्ट्रूमेंट हो जो बजाने वाला वर्ल्ड क्लास हो, बट वो अकेला जब बजाता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सिमिलरली क्या है, कोई प्रोडक्ट कितना भी एफिशिएंट हो और इंटरेस्टिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बोलने का मेरा मतलब है, ऑर्केस्ट्रा में जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खाने में जैसे अलग अलग प्रकार का खाना होता है और मल्टीपल होता है, क्योंकि उसका हर एक का बेनिफिट अलग रहता है। उसी प्रकार से हमारा ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये एसेट एलोकेशन करना साइंस का और स्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।